यूपी बोर्ड मॉडल पेपर क्लास 12 बायोलॉजी, यानी क्लास 12 का बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है, द्वितीयक अंडक कोशिका के पुटिका से मुक्त होने के पश्चात यह पुटिका एक पीली ग्रंथिल रचना में बदल जाती है, जिसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ये जो मादा का अंडाशय होता है या स्त्री का अंडाशय जो होता है उसके अंदर की बात पूछी गई है। तो इसमें आंसर सही होगा सी, कार्पस ल्यूटियम। आपको बता दें कि जो अंडा होता है, अंडा निकलने के बाद टूटा हुआ ग्राफियन जो कूप होता है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, कार्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। इसीलिए इसमें आंसर सही होगा क्या, कार्पस ल्यूटियम। फिर अगला क्वेश्चन है, गैलापागोस द्वीप का संबंध किस वैज्ञानिक से है? मैंने जब जैव विकास पढ़ाया था बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया था कि जो वातावरण होता है, वातावरण, जलवायु व पक्षियों के वितरण का अध्ययन किसने किया था? तो अध्ययन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। तो गैलापागोस द्वीप समूह का संबंध चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन से होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, मानव में शुक्र मात्र कोशिका व अंड मात्र कोशिका द्वारा उत्पन्न युग्मकों का अनुपात होता है। तो युग्मकों का अनुपात कैसे हम निकालेंगे? देखिए, जो शुक्र मात्र कोशिका होती है वो एक शुक्र मात्र कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जबकि जो अंड मात्र कोशिका होती है उससे 1 से 4 तो बनते हैं लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, 1 बचता है। इस तरह से 4:1। तो इसमें आंसर से होगा डी, 4:1 का अनुपात। फिर अगला है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीवाद किसने दिया था? क्रोमोसोम थ्योरी किसने दी थी? तो इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा, मैकलंग ने सन 1902 में दिया था। चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं और का, खा, ग, घ, अंगा 5 प्रश्न होते हैं, 5 को करना होता है। पहला है, जर्म प्लाज्म सिद्धांत क्या है? जर्म प्लाज्म सिद्धांत क्या है? कि केवल प्रजनक गुण वंशागत होते हैं, वंशागत होते हैं और दैहिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तनों का स्थानांतरण नहीं होता है। और इस सिद्धांत को बीजमान ने दिया था, बीजमान ने सिद्धांत को दिया था। फिर अगला है, आयु का घंटीनुमा पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? आयु का घंटीनुमा पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? तो आपको बता दें, लगभग समान संख्या में युवा व मध्यम आयु, युवा वर्ग वाले और मध्यम आयु वर्ग वाले, युवा व मध्यम आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के साथ एक स्थिर आबादी को दर्शाता है। ये बता देंगे, दर्शाता है। आयु का घंटीनुमा पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है या क्या दर्शाता है? तो बताना, लगभग समान संख्या में युवा व मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों के साथ एक स्थिर आबादी को दर्शाता है। फिर अगला है, भक्षकाणु या फैगोसाइट क्या होते हैं? जो हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर था उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। जो हमारी WBC होती हैं,
WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं थी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। उसमें जो WBC होती हैं, तो WBC के जो मोनोसाइट होते हैं, मोनोसाइट्स व न्यूट्रोफिल्स। अगर आप WBC के सभी भागों के बारे में, इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारे चैनल से WBC वाला जाकर के वीडियो देखिए, उसमें पूरी जानकारी दी है। तो WBC के जो मोनोसाइट्स व न्यूट्रोफिल्स हैं, ये आक्रमणकारी रोगाणु जो होते हैं, चाहे वो विषाणु हो, यानी चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, जो भी रोग फैलाते हैं रोगाणु, तो आक्रमणकारी रोगाणुओं को क्या करते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं। इस तरह से बताएंगे। फिर अगला है जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए, यानी बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है, इसका उपयोग क्या है, पूछा जाता है प्रश्न। तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए कहा गया है, तो क्या बताएंगे, जैविक कारकों अथवा उनके घटकों, जैविक कारकों अथवा उनके घटकों द्वारा लाभदायक उत्पादों को प्राप्त करना, लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर लिख दीजिए, औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की तकनीक ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैविक कारकों और उनके घटकों द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी है। अगला क्वेश्चन है, सहायक प्रजनन तकनीक क्या है। सहायक प्रजनन तकनीक यानी ART के बारे में बात की गई है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के बारे में, और ऐसी किन्हीं 2 तकनीक प्रक्रियाओं के नाम भी बताना है। तो देखिए, जो सहायक प्रजनन तकनीक है, इसके द्वारा जो बंध दंपत्ति होते हैं, बंध दंपत्तियों को संतान का सुख प्राप्त होता है, संतान का सुख प्राप्त होता है। जो बांझपन वाले दंपत्ति होते हैं, जिनके संतान नहीं पैदा होती है, तो सहायक जनन प्रजनन तकनीक के द्वारा उनको संतान का सुख प्राप्त होता है। अब कहा गया ऐसी किन्हीं 2 तकनीक प्रक्रियाओं के नाम बताइए। तो देखिए, मैंने बहुत सारी बताई थी, गिफ्ट है और भी ART के अंतर्गत बहुत सारी तकनीकें मैंने समझाई हुई हैं, आप लोग जाकर के देख लीजिए। तो कई सारी तकनीकें हैं, आप जाकर के हमारे चैनल से देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आगे आता है, 2 नंबर का हो गया। 3 नंबर के क्वेश्चन में भी 5 खंड होते हैं और ये 2-2 नंबर के सभी होते हैं। तो देखिए, पहला है बायोपायरेसी क्या होती है, समझाइए। तो देखिए, जैसे कोई 2 देश हैं, एक देश ये है, दूसरा देश ये है, इसके पास अपने प्राकृतिक संसाधन है, इसके पास अपने प्राकृतिक संसाधन है, इसके पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जिन संसाधनों का इस देश ने चोरी कर लिया। इस देश ने क्या किया कि इस देश के प्राकृतिक संसाधनों का बिना इसको बताए, बिना इसको सूचना दिए इनको चोरी कर लिया, इनका उपयोग कर लिया, तो इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। तो हमारे चैनल में इस पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, वहां से भी आप समझ सकते हैं। फिर अगला है संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों का वर्णन कीजिए। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति ये है, दूसरा ये है, जो आसानी से छींक के द्वारा, हवा के द्वारा, किसी भी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते हैं। अब आप इसमें एग्जाम्पल भी बता सकते हैं संक्रामक रोगों में, जैसे सर्दी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा आदि बहुत सारे हैं। असंक्रामक रोगों में जैसे कैंसर है आदि आप बता सकते हैं। फिर अगला है पारितंत्र के जैविक घटकों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, किसी भी पारितंत्र में 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। एक तो अजैविक घटक, जैसे वायु है, जल है, मृदा है, तापमान है, ये सब क्या है, अजैविक घटक हैं। और दूसरा जैविक घटक पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जैविक घटक की बात की गई है, किसी भी पारतंत्र में जैविक घटक की बात की गई है। तो जैविक घटकों में सबसे पहला तो आप उत्पादक लीजिए, हरे पौधे होते हैं जो उत्पादक होते हैं। उत्पादक के बाद उपभोक्ता आएंगे, उपभोक्ता, और उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सभी उपभोक्ता होते हैं, तो उनके बारे में बताइए। और फिर अब घटक
अपघटनकर्ता के बारे में बता दीजिए, अपघटनकर्ता जो उनका अपघटन करते हैं। तो इस तरह सबके बारे में डिटेल से बता देंगे, 2 नंबर हो जाएगा। फिर अगला जीन क्या होते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। जीन क्या हैं और इनकी विशेषताएं बताना है। तो देखिए जो जीन है, जीन डीएनए अणु का एक ऐसा खंड होता है, एक ऐसा खंड है जिसमें विशिष्ट प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए सूचनाएं संचित रहती हैं, यह सूचना संचित रहती है। तो जीन क्या हो जाएगा, जीन डीएनए अणु का ऐसा खंड है जिसमें विशिष्ट प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए सूचना संचित रहती है। फिर अगला है नव डार्विनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जो नव डार्विनवाद है, इन्होंने उत्परिवर्तन को थोड़ा सा इसमें जोड़ा था, इसलिए उसको नव डार्विनवाद कहा था। और इस पर हमारे चैनल में वीडियो फुल अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही आसान तरीके से, इतना आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप जाइए YouTube सर्च बॉक्स में लिखिए लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और स्पेस छोड़कर लिखिएगा बायोलॉजी, फिर स्पेस छोड़िएगा साइंस, SK एंटर कीजिए, वीडियो आ जाएगा, देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला है 4 का खा, खाद्य श्रृंखला क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, केवल नाम बताइए। देखिए खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती हैं कि ये जीवों का ऐसा समूह होती हैं, जीवों का ऐसा समूह जिसमें जीव भोज्य व भोजक के रूप में आपस में संबंधित होते हैं, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जीवों का ऐसा समूह जिसमें जीव भोज्य व भोजक के रूप में आपस में संबंधित होते हैं, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे हरी घास है, हरी घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, इस तरह से एक श्रृंखला बन गई, उसे ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सक्रिय प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार की होती है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो इसकी परिभाषा आप क्या बताएंगे, बहुत ही सरल सी परिभाषा बता देते हैं। जब शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जब किसी भी जीव के शरीर की अपनी खुद की कोशिकाएं संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। और फिर अगला है लिंग निर्धारण का। अगर आप इसके बारे में, सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में पूरा डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर अगला है लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत क्या है। तो इस पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें जनन से संबंधित सारी चीजें बताई गई कि कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसे विकसित होती हैं, और एक जो मात्र कोशिका है उससे कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, उन्हीं से कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, सब पूरी जानकारी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर 5 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 5 का पहला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है 3-3 नंबर का होता है, और पहला है अंडोत्सर्ग, दूसरा है शुक्रकायांतरण, तीसरा है रजोनिवृत्ति। देखिए अंडोत्सर्ग क्या होता है आपको बताते हैं। तो जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने से द्वितीयक ऊसाइट, जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो द्वितीयक ऊसाइट के मुक्त होने की क्रिया अंडोत्सर्ग कहलाती है।
या सीधी सी भाषा में कहें तो अंडाशय से अंडे का निकलना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। इस तरह से समझा देंगे पूरा लिख करके, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर अगला है शुक्र कायांतरण क्या होता है। तो इसको देखिए कैसे लिखना। जब अचल व गोल स्पर्मेटिड, जब अचल व गोल स्पर्मेटिड एक चल व धागे नुमा शुक्राणु में बदल जाता है तो इसी क्रिया को शुक्र कायांतरण कहते हैं। जब अचल व गोल स्पर्मेटिड एक चल व धागे नुमा शुक्राणु में बदल जाता है तो इसी क्रिया को शुक्र कायांतरण कहा जाता है। फिर अगला है रजोनिवृत्ति। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे आप। स्त्री में स्थायी रूप से आर्तोचक्रों यानी एमसी को आर्तोचक्रों के रुकने को रजो निवृत्ति कहते हैं। इस तरह से बता देना। और ये सामान्य रूप से 45 से 50 साल की जब महिलाएं हो जाती हैं तब उनमें ऐसा होता है। फिर ख नंबर का क्वेश्चन है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए योग्यतम की उत्तरजीविता का मतलब ये है कि जो जीवन संघर्ष होता है, जीवन संघर्ष में जो जीव अपने आप को वातावरण में ढाल लेता है वो जीता है और जो नहीं ढाल पाता है वो मर जाता है, उसे ही योग्यतम की उत्तरजीविता कहा जाता है। जो योग्य था वो जिएगा, जो योग्य नहीं वो मर जाएगा। यानी जीवन संघर्ष में वे जीव सफल होते हैं जो अपने आप को वातावरण में ढाल लेते हैं। ये किसने प्रतिपादित किया था, तो बता देना कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्रतिपादित किया था। किसने, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने बताना। फिर अगला क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है या किस आधार पर कार्य करता है। तो देखिए जो एंडोन्यूक्लियस से कटे हुए एंडोन्यूक्लियस कहो या फिर आणविक कैंची कहो, एंडोन्यूक्लियस से कटे जो डीएनए थे, छोटे बड़े जो खंड थे, एंडोन्यूक्लियस से कटे डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग करने की प्रक्रिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। तो इसका प्रयोग डीएनए खंडों को अलग करने के लिए किया जाता है। किस आधार पर कार्य करती है, पूरी जानकारी हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। यानी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में पूछा है इसने, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो देखिए यहां पर हम चित्र बनाकर आपको बता देते हैं। जैसे ये सबसे आंतरिक कोड हो जाएगा और इसके बाहर का कोड ये हो जाएगा, एक तो ये हो गया और फिर एक और बना दीजिए। तो ये मैनिपुलेशन जोन हो जाता है, ये कोर जोन हो जाता है, क्रोड जिसको कहते हैं, और ये वाला बफर जोन हो जाता है। तो पूरा डिटेल से इसको मैंने समझाया हुआ है, आप लोग हमारे चैनल से जाकर के चित्र सहित समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। फिर 6 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी 3-3 नंबर का होता है, लेकिन 5 नंबर वाले क्वेश्चन से ज्यादा इसमें लिखना होता है। तो पहला है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जयो पेटेंट किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देखिए यहां लिखकर बता देते हैं। जयो पेटेंट के अंतर्गत जयो पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उस नाम से कोई और
उस उत्पाद को ना बना सके और ना ही बेच सके, इस तरीके की सुरक्षा प्रदान करती है, इस तरीके का लाइसेंस प्रदान करती है। जैविक युद्ध क्या है? आप देखिए जो जैविक युद्ध है तो इसमें जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इनका इस्तेमाल करके हथियार के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे ही जैविक युद्ध कहा जाता है। फिर अगला है मानव में होने वाले एक जीवाणु जनित एवं विषाणु जनित रोग का उल्लेख कीजिए। तो देखिए डेंगू है, डेंगू वायरल डिसीज होती है, वायरस से होने वाला है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। आंतों का जो बुखार होता है टाइफाइड, ये जीवाणु जनित रोग होता है। जो टाइफाइड है, टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। और जो डेंगू है ये वायरल डिसीज है, वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग होता है। फिर अगला है मासिक चक्र के हार्मोनल नियमन को समझाइए। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, निषेचन ना होने पर, निषेचन हो गया तो ठीक है, निषेचन ना होने पर जो कार्पस ल्यूटियम होता है, कार्पस ल्यूटियम विलुप्त होने लगता है, विलुप्त होने लगता है। और जो स्त्री जनन हार्मोन होते हैं, कौन से, प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन व एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। तो इनकी कमी होने से गर्भाशय की भित्ति जो होती है, गर्भाशय की भित्ति का खंडन हो जाता है, टूटने लगती है, और उसी खंडन को ही मासिक चक्र, एमसी या हार्मोनल नियमन कहा जाता है। और फिर अगला है रूपांतरण व पारगमन पर टिप्पणी लिखिए। तो इन पर दोनों पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा गया है पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का उल्लेख करते हुए खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के महत्व को समझाइए। अगर ये प्रश्न नहीं करते हैं तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक, तो ऐसी जातियां जो विलुप्तता की कगार पर हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, उसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। फिर अगला है प्रचालक यानी प्रमोटर होता है। फिर अगला है बहुजीनी वंशागत। इन सब पर हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें से रेड डाटा बुक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षा के दृष्टिकोण से आ सकती है। बहुजीनी वंशागति भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है कपि से लेकर आधुनिक मानव के विकास के विभिन्न चरणों को बताइए। तो आप जाकर के हमारे चैनल से विकास वाला आप लेक्चर देख लीजिए, उसमें समझाया हुआ है। अगर ये प्रश्न नहीं करते हैं तो द्विबीजपत्री पादपों में निषेचन एवं भ्रूणोद्भव की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी निषेचन और भ्रूणोद्भव की पूरी प्रक्रिया को बताना है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए प्लाज्मिड प्रतिबंधन एंजाइम। तो प्रतिबंधन एंजाइम और प्लाज्मिड के बारे में हमारे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया को विस्तार से समझाइए, यानी पीसीआर को समझाना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीसीआर परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आशा है आपको पूरा पेपर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।